चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2024 के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संविधान के मूल ढांचे के तहत पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट का यह भी मानना था कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के अधिकारातीत भी था। धारा 22 में यह प्रावधान किया गया था कि यूजीसी अधिनियम के तहत परिभाषित संस्थानों के अलावा किसी अन्य संस्थान द्वारा कोई डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता तो भी उसे रद्द किया जा सकता है। और मदरसा अधिनियम का औचित्य देखते हैं तो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करना तथा राज्य का यह दायित्व सुनिश्चित करना कि वह छात्रों में क्षमता का वह स्तर हासिल करने में मदद करें जिसके माध्यम से वे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। बात करते हैं विधायी क्षमता की, तो मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है और साथ ही समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में भी इसका पता लगाया जा सकता है। प्रविष्टि 25 देखते हैं तो शिक्षा जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल है। आंशिक रूप से असंवैधानिक तो फाजिल तथा कामिल जैसी उच्चतर शिक्षा डिग्री को विनियमित करने वाले प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का विनियमन के विषय में, तो संवैधानिक दिखते हैं इसमें तो अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक के क्रमशः सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 30(1) की बात करें तो यह धार्मिक तथा भाषा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। देखते हैं आगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग यानी NCMEI यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। इसे NCMEI अधिनियम 2004 द्वारा एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। यह न्यायिक सलाहकारी और सिफारिशी भूमिकाएं निभाता है। अपने कार्यों का संपादन करने के लिए इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये बात की हमने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का विनियमन के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र और IUCN ने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। तो देखते हैं, यह कुनमिंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के लक्ष्य 3 के संदर्भ में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज यानी PCAs की वैश्विक स्थिति का आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है। लक्ष्य 3 का उद्देश्य PCAs के वैश्विक नेटवर्क को 30% कवरेज तक इस तरह से विस्तारित करना है जो न्याय संगत हो तथा देशज लोगों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों का सम्मान करता हो। प्रोटेक्टेड एरियाज भौगोलिक रूप से परिभाषित वह क्षेत्र है जिसे विशिष्ट संरक्षण यानी कंजर्वेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। कंजर्व्ड क्षेत्र प्रोटेक्टेड क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र होते हैं। इन्हें जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं तो PCAs का वैश्विक कवरेज स्थलीय और अंतर्देशीय जल के 17.6% तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों के 8.4% तक पहुंच गया है। प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से 2/3 से अधिक अब आंशिक रूप से या पूरी तरह से PCAs द्वारा कवर किए गए हैं। हालांकि 32% हिस्से को अभी भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। केवल 8.5% भूमि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड है। प्रबंधन की प्रभावशीलता पर डेटा सीमित है। केवल 4% प्रोटेक्टेड क्षेत्र देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित है। आगे की राह देखते हैं इसी में, तो देशज और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता एवं समर्थन। ये क्षेत्र वैश्विक भूमि के 13.6% को कवर करते हैं और इन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। PCAs के विस्तार के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण प्रदान करना। KMGBF के तहत देश 2030 तक जैव विविधता में सभी स्रोतों से निवेश को कम से कम $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखते हैं प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज को बढ़ावा देने वाली कौन सी पहले हैं। तो पहली है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ समझौता। तो यह समुद्री जीवन की रक्षा पर केंद्रित है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बात करते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज यानी CAPA पहल के विषय में। तो इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने तथा प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में और उसके आसपास जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना है।
ठीक है, ये हमने देखी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज को बढ़ावा देने वाले जो पहले हैं उनके विषय में बात की। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक इंडियाज ग्रीन लीप फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि भारत जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर असंधारणीय निर्भरता से हटकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए रिमूव, टारगेट एंड शिफ्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण ने तेल और गैस क्षेत्र में सब्सिडी को 85% तक कम करने में मदद की है। यह सब्सिडी 2013 से $25 बिलियन थी, जिसे चरणबद्ध रूप से घटाकर 2023 तक $3.5 बिलियन तक ला दिया गया है। इस दृष्टिकोण ने अक्षय ऊर्जा पहलों, महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना आदि के लिए सरकारी सहायता हेतु राजकोषीय समर्थन बनाने में मदद की है। अब देखते हैं जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन को सुगम बनाने वाली पहलें हमारी कौन सी है, उनके विषय में बात करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार है पहली। तो 2010 से 2014 तक भारत ने धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी समाप्त कर दी। नेक्स्ट है कराधान की भूमिका। तो 2010 से 17 तक सरकार ने कोयला उत्पादन और आयात पर उपकर लागू किया था। इस उपकर से प्राप्त राशि का लगभग 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष को आवंटित किया गया है। 2014 से 2017 तक पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर कर राजस्व को और बढ़ावा दिया गया। इससे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना जैसी पहलों के वित्त पोषण में मदद मिली। प्रमुख सरकारी योजना और कार्यक्रम देखते हैं, तो जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और पीएम कुसुम योजना आदि। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के विषय में। तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसके प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों में उन परियोजनाओं का समर्थन करना है जो आर्थिक एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। भारत सहित इसमें कुल 69 सदस्य हैं और सबसे बड़े शेयरधारक इसके जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक है, बात की हमने एशियाई विकास बैंक एडीबी के विषय में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की वार्षिक सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईएसए की 7वीं सभा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो भारत को 2024 से 2026 तक के लिए आईएसए का फिर से अध्यक्ष चुना गया है, वहीं फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का तीसरा संस्करण जारी किया गया, इसमें 4 रिपोर्ट्स शामिल हैं। अब देखते हैं जारी 4 रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट 2024। तो वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो यह क्षमता वर्ष 2000 की 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में लगभग 1419 गीगावाट हो गई थी। मांग की तुलना में अधिक विनिर्माण। तो सोलर विनिर्माण 2024 तक 1100 गीगावाट से अधिक हो जाने का अनुमान है। यह मांग की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक है। साथ ही सोलर पैनलों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सोलर जॉब्स के बारे में देखते हैं। तो दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 16.2 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसमें अकेले सौर ऊर्जा क्षेत्र में 7.1 मिलियन नौकरियां पैदा हुई है। यह 2022 की तुलना में 44% अधिक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारी विश्व निवेश रिपोर्ट यानी 2024। ऊर्जा में निवेश की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक निवेश 2018 के $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2024 $1 ट्रिलियन हो गया है। सौर ऊर्जा निवेश में अधिक वृद्धि। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कुल निवेश का 59% सौर ऊर्जा में निवेश हुआ। नेक्स्ट है विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2024। तो तकनीकी क्षेत्र में सफलताएं देखते हैं। मल्टी जंक्शन पेरोव्स्काइट सेल्स अधिक क्रांतिकारी तकनीकी रूप में उभर रहे हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में लागत में कमी। तो यूटिलिटी स्केल पर सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी की लागत में 2010 के बाद से 90% की गिरावट दर्ज की गई है। अफ्रीकी देशों के लिए GS2 तत्परता मूल्यांकन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में स्टील और उर्वरक उत्पादन जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों को डिकार्बोनाइज करने को ग्रीन हाइड्रोजन GH2 की क्षमता को रेखांकित किया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के विषय में। तो ये एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है और यह संगठन कार्बन न्यूट्रल भविष्य के लिए और सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय भारत में है। इसके गठन की घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP21 में की गई थी। इसमें 103 सदस्य देश शामिल हैं। साथ ही इसमें 17 हस्ताक्षरकर्ता देश भी शामिल हैं। आईएसए सभा इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इस सभा में प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह सभा आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेती है। ये बात की हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के विषय में। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में कहा कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत
समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इस निर्णय ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी यानी 1978 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वाद 1983 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इन दोनों मामलों में यह निर्णय दिया गया था कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियों के विषय में। तो अनुच्छेद 39B का दायरा देखते हैं। अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन का दायरा इस पर अवश्य निर्भर करेगा कि संसाधन की प्रकृति क्या है और उस संसाधन की उपलब्धता या कमी कैसी है। देखते हैं सार्वजनिक न्याय सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को भी यहाँ लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी की समान पहुंच हो और इनका उपयोग लोकहित में किया जाए। अब बात करते हैं केशवानंद भारती फैसले 1973 को बरकरार रखा। तो अनुच्छेद 31C के तहत अधिनियमित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई। आर्थिक नीतियों के लिए दृष्टिकोण देखते हैं। तो निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि सरकारों को एक निश्चित आर्थिक सिद्धांत थोपने की बजाय बदलती जरूरतों के अनुसार आर्थिक नीतियों को अपनाना चाहिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 31C के बारे में। तो अनुच्छेद 39B राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी भाग 4 का हिस्सा है। इसके अनुसार राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से पूर्ति हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों में वस्तु या सेवाओं का उत्पादन या समुदाय के लिए धन का सृजन करने हेतु सार्वजनिक या निजी संसाधन शामिल हो सकते हैं और निजी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण, वैधिकरण और कानून प्रवर्तन और राज्य द्वारा खरीद तथा स्वामी द्वारा दान जैसे तरीकों से समुदाय के भौतिक संसाधनों में बदला जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31C के विषय में। तो इसे 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 39B और 39C को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से संरक्षण प्रदान करता है। ये बात की हमने अनुच्छेद 31C के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के एकीकरण के चौथे चरण का प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रस्तावित विलय से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। इस एकीकरण का मुख्य उद्देश्य इनके कामकाज को और अधिक दक्ष बनाना है। एकीकरण की यह योजना भी एक राज्य एक RRB के विजन से प्रेरित है। देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs का एकीकरण। तो डॉक्टर व्यास समिति 2001 की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से RRBs का एकीकरण किया गया। एकीकरण की प्रक्रिया 2004 से 5 में शुरू हुई थी। 3 चरणों के एकीकरण के बाद RRBs की संख्या 196 से घटकर 2020-21 तक 43 रह गई थी। एकीकरण का महत्व देखते हैं। तो RRBs के संचालन में होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जा सकेगा और पूंजी आधार और परिचालन क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा ऋण वितरण को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के विषय में। उत्पत्ति की बात करें तो 1975 के नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों पर 1975 में RRBs की स्थापना की गई थी और शुरुआत में इनकी स्थापना एक अध्यादेश जारी करके की गई थी। बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, लघु उद्यमियों आदि को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। RRB में शेयरधारिता तो 50% भारत सरकार के पास, 15% राज्य सरकार के पास और शेष 35% प्रायोजक बैंक के पास होती है। RRBs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी जो सरकारी बैंक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित है। इनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है और हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं। अब देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के कामकाज में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें। तो RRBs का पुनः पूंजीकरण। तो भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान RRBs में 10,890 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया था। सतत व्यवहार्यता योजना, तो इसमें ऋण वितरण क्षेत्र का विस्तार करना, व्यवसाय में विविधता लाना, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी करना, व्यवसाय संचालन लागत कम करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करना शामिल है। देखते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही यानी PCA के लिए पर्यवेक्षी कार्यवाही फ्रेमवर्क। तो इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता लाना और पूंजी संरचना को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये बात की हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए जो अन्य पहले शुरू की गई है उनके विषय में। अब बात करते हैं अपनी अन्य सुर्खियों की। तो इसमें हमारी पहली न्यूज है IL-35 प्रोटीन। तो शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन IL-35 की खोज की है जो टाइप 1 और ऑटो इम्यून मधुमेह से बचाता है।
टाइप 1 क्या है? मधुमेह में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, जबकि टाइप 2 मधुमेह में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है, लेकिन यह इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होता है। ऑटो इम्यून मधुमेह में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसके विषय में देखते हैं IL-35 प्रोटीन के विषय में। तो यह सृजन उत्पन्न करने वाले रसायनों का उत्पादन करने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है। यह मैक्रोफेज एक्टिवेशन टी कोशिका प्रोटीन और रेगुलेटरी बी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। मैक्रोफेज मोनोसाइट से बनते हैं और मोनोसाइट स्वयं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBCs का प्रकार है। टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं WBCs का एक प्रकार है, जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये देखा हमने IL-35 प्रोटीन के विषय में। अब बात करते हैं लिग्नोसेट के विषय में। तो जापान ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह लिग्नोसेट लॉन्च किया। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं लिग्नोसेट के विषय में। तो एक छोटा ताड़ के आकार का उपग्रह है। यह होनोकी वृक्ष की लकड़ी से बना है। यह वृक्ष जापान के स्थानिक मैग्नोलिया वृक्ष का एक प्रकार है। इसके निर्माण में पारंपरिक एल्यूमिनियम संरचनाएं और इलेक्ट्रॉनिक घटक भी शामिल हैं। इसका महत्व देखते हैं। तो यह उपग्रह अंतरिक्ष संबंधी संरचनाओं के लिए नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग करने की योजना का हिस्सा है। धातु की तुलना में लकड़ी अंतरिक्ष की स्थितियों को बेहतर ढंग से सहन कर सकती है। ऐसा इस कारण क्योंकि इसमें अपघटन पैदा करने के लिए अंतरिक्ष में जल और ऑक्सीजन नहीं होता है। निष्क्रिय होने पर धातु के उपग्रहों के विपरीत लकड़ी के उपग्रह हानिकारक प्रदूषक कण मुक्त किए बिना जल जाते हैं। ठीक है, बात की हमने लिग्नोसेट के विषय में। अब बात करते हैं IUCN यानी लाल सूची के विषय में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इस वर्ष अपनी लाल सूची की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके विषय में देखते हैं। तो यह सूची 1964 में निर्मित की गई थी। यह जानवरों, कवक और पादपों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक एवं महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। तो लाल सूची में निम्नलिखित 9 श्रेणियां शामिल हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो नॉट एवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। तो मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन मानदंडों की एक श्रृंखला के आधार पर प्रजातियों को सूची में रखते हैं। देखते हैं IUCN के विषय में। तो इसका गठन 1948 में किया गया था। IUCN 1400 से अधिक सरकारी और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है। यह सर्वोत्तम पद्धतियों और दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए काम करता है, जो प्रभावी संरक्षण को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ये बात की हमने IUCN लाल सूची के विषय में। बात करते हैं माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी के विषय में। तो हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी के विषय में देखते हैं। तो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तिंगारा प्रांत में फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। यह ज्वालामुखी जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली का हिस्सा है। इन दोनों को स्थानीय निवासी मेल और फीमेल पर्वत मानते हैं। वर्तमान उद्गार लेवोटोबी लाकी लाकी नामक मेल ज्वालामुखी प्रणाली में हुआ है। जुड़वा ज्वालामुखी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तथा ये समान आकार और ऊंचाई के होते हैं। इन दोनों ज्वालामुखी पर्वतों को स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे ज्वालामुखी दुनिया भर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वे उन लावा की परतों से बनते हैं जो बार बार क्रेटर से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम ट्यूलिप के विषय में। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय ने ट्यूलिप ब्रांड का उद्घाटन किया। यह शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देखते हैं इसके विषय में। तो इसका लक्ष्य हाशिए पर रहे कारीगरों यानी SCs, OBCs, सफाई कर्मचारी और दिव्यांगजन को बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही ई-मार्केटिंग के माध्यम से उनके उत्पादों की वैश्विक पहचान बनाना है। ई-कॉमर्स के लिए ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से कारीगरों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। बात की ट्यूलिप के विषय में। बात करते हैं महासागर यानी मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन के विषय में। तो भारतीय नौसेना ने उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का 3रा संस्करण आयोजित किया। इसके विषय में देखते हैं। तो इसे भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च किया था। यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR के देशों के बीच सहयोग और उच्च स्तरीय वार्ता को बढ़ावा देना है। यह बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के नौसेना अध्यक्षों एवं समुद्री अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। यह भारत के सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन के अनुरूप है। इस विजन को 2015 में अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात की हमने महासागर के विषय में। अब बात करते हैं समुद्री झाग के विषय में यानी सी फॉर्म। तो हाल ही में सी फॉर्म कॉन्सेप्ट को खबरों में व्यापक रूप से देखा गया था।
देखते हैं इसके विषय में। तो समुद्र में समुद्री झाग यानी कार्बनिक पदार्थों, हवा और लहरों के कारण बनती हैं। इससे समुद्र तट पर बुलबुले बनते हैं। यह मिसल से निर्मित होती है जो हवा के चारों ओर सर्फेक्टेंट्स, साबुन व डिटर्जेंट उद्योगिक प्रक्रियाओं आदि में पाए जाते हैं। शैवाल प्रस्फुटन मोटे समुद्री झाग का एक सामान्य स्रोत है। बात करते हैं टाइटेनियम के विषय में। तो भारत और कजाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइटेनियम के विषय में देखते हैं। तो यह कठोर, चमकदार, हल्की और मजबूत, उच्च ताप सह यानी अत्यधिक उच्च गलनांक यानी रिफ्रैक्ट्री वाली धातु है। यह पृथ्वी पर नोवा सबसे प्रचुर तत्व है। प्राकृतिक रूप से यह रासायनिक आमतौर पर ऑक्सीजन और लोहे के साथ संयोजन में उत्पन्न होता है। टाइटेनियम के अयस्क हैं रुटाइल और इलेमेनाइट। गुण इसके कम घनत्व, उच्च शक्ति, कम तापीय चालकता, गैर चुंबकीय विषाक्तता का निम्न स्तर, संक्षारण प्रतिरोधी आदि गुण हैं इसके। उपयोग की बात करें तो टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग विमान, अंतरिक्ष यान, मिसाइलों, जहाजों आदि में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग जोड़ प्रतिस्थापन जैसे सर्जिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग पेंट, सनस्क्रीन और टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में भी किया जाता है। ये बात की हमने टाइटेनियम के विषय में। अब देखते हैं सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व है देशबंधु चित्तरंजन दास, 1870 से 1925 तक। संसद सदस्यों ने चित्तरंजन दास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके विषय में देखते हैं। तो इनका जन्म कलकत्ता यानी वर्तमान में जो कोलकाता है वहां पे हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की थी और लंदन में लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। प्रमुख योगदान, उन्होंने 1909 में अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया था। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस में गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की थी और उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के भीतर स्वराज दल की स्थापना की थी। इसके अलावा वे कलकत्ता नगर निगम 1924 के पहले निर्वाचित मेयर भी थे और उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की थी। इनकी साहित्यिक कृतियां देखते हैं। तो उन्होंने समाचार पत्र फॉरवर्ड का प्रकाशन किया था। इसका बाद में नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे। पुस्तक इनकी भारतीयों के लिए भारत और अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता और इनके मूल्य है नेतृत्व, साहस आदि। ये बात की हमने देशबंधु चित्तरंजन दास के विषय में। ठीक है, तो ये हमने बात की अपने आज के करंट अफेयर के विषय में। तो मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।